पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिवाइवल होने जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज तो टीवी पे ऑनलाइन मुलाकातें कोट लखपत जेल में दिखा चुकी हैं। IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ है 50 रुपए पेट्रोल और महंगा होने, जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को इंसाफ मिल चुका, पेंशन भी मिलेगी, मराहत भी मिलेंगी। पाकिस्तान ने 8 लाख अफगान लोगों को उनके इजाजतनामे मंसूख करके उनको अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे फिर अच्छा वक्त आने वाला है। बड़ी जबरदस्त हियरिंग हुई है और जस्टिस एजाज ने बड़ा जबरदस्त किस्म का सबको रगड़ा लगाया है। ये बताएंगे आज के व्लॉग में और आपको एक अफसोसनाक खबर देंगे। रूस से बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ है। तफसीलात क्या है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और मैथ्स पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। सबसे पहले आज आपको बताएं कि आज 23 मार्च है और यौम पाकिस्तान है। यौम पाकिस्तान एक ऐसा दिन है जिस दिन हम तजदीद अहद वफा करते हैं, जिस दिन हम ये अहद करते हैं कि आज के दिन पाकिस्तान के लिए पहली दफा करारदाद पेश हुई थी। आज के दिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की सरबराही में हमने ये फैसला किया था कि हम इन मजहब के मारों को छोड़ के अपने मजहब के मुताबिक अपनी सरजमीन में अपने अंदाज में जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि हिंदुओं ने अंग्रेजों के साथ मिलके मुसलमानों पर वो जुल्म रवा रखे थे जिससे इंसानियत की आंख शर्माती थी। तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान बनना चाहिए, एक अलग मुल्क बनना चाहिए। ये 23 मार्च 1940 को करारदाद आज ही के दिन 23 मार्च को पेश की गई और उसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्जे वजूद में आया। आज के दिन हम सब ने मिलके तजदीद वफा करना है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेंगे और जहां तक मुमकिन होगा अपना अपना किरदार अदा करेंगे। अगली खबर की जानिब आते हैं। अफसोसनाक खबर है, रूस में दहशतगर्द हमला हुआ है जिस हमले के नतीजे में 40 अफराद हलाक हो चुके और 100 से जायद जख्मी हैं। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। यूक्रेन ने यह कहा है कि हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है और हमारी जंग रूसी फौज बॉर्डर पर है। हम अवाम के लिए किसी तरह का कोई खतरा नहीं बन सकते। एट द सेम टाइम आपको बताते चलें कि इस हमले का पस मंजर क्या हो सकता है। रिसेंटली रूस में इलेक्शन हुए और सदर प्यूटन फिर 6 साल के लिए सदर बन चुके और उन्होंने तकरीबन 88% वोट हासिल किए हैं। ये पैगाम है शायद इंटरनेशनल ताकतों का कि आप जितने मर्जी ताकतवर सदर हैं, लेकिन फिर भी आपके मुल्क में भी अगर हम अमन को सबूताज करना चाहें तो हम अमन को सबूताज कर सकते हैं। मेरी तमाम इंटरनेशनल ताकतों से गुजारिश है, खुदा के लिए दुनिया को तीसरी आलमी जंग की जानिब ना धकेलिए। ये दुनिया अब जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में महंगाई की लहर है, पूरी दुनिया में बेरोजगारी की लहर है, पूरी दुनिया परेशान है कि जितने नौजवान निकल रहे हैं उतनी कंजम्पशन नहीं है, उतनी नौकरियां नहीं है, उतना कारोबार नहीं है। और अगर हम जंगों में पड़ गए तो फिर तबाही के अलावा ना अमेरिका के कुछ हाथ आने वाला है, ना चाइना के कुछ हाथ आने वाला है, ना रूस के कुछ हाथ आने वाला है और ना इंडिया के कुछ हाथ आने वाला है। सो जी, अगली खबर की जानिब चलते हैं। पाकिस्तान में वापस आते हैं। ये भी बड़ी अफसोसनाक खबर है। 50 रुपए तक पेट्रोल महंगा होने की खबर है। IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ है उसके तनाजुर में 50 रुपए पेट्रोल और महंगा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और अगर 50 रुपए पेट्रोल महंगा होता है, महंगाई का जो तूफान आएगा वो नाकाबिले बयान है। और अब जब आप रमजान की खरीदारी करने जाते हैं,
آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ایک نارمل پیس کا آدمی، نارمل اکانومی کا آدمی، لوور مڈل کلاس آدمی کیس تکلیف سے گزرتا ہے جب وہ بازار میں پھل لینے جاتا ہے، جب وہ اشیاء خور و نوش خریدتا ہے، جب وہ چکن خدا نہ خواستہ کبھی مٹن خریدنے کا ارادہ بن جائے تو وہ اپنا سا منہ لے کے واپس آتا ہے کہ مٹن تو پہنچ سے باہر ہے۔ اس لیے اقتدار میں بیٹھے لوگوں سے میری گزارش ہے، عوام مہنگائی کا یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی اور یہ بہت برا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ۔ اگلی خبر کی جانب آتے ہیں جی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو انصاف مل چکا، پینشن بھی ملے گی، مراعات بھی ملیں گی، لیکن میرا ایک تجزیہ ہے، میری گزارش ہے کہ ان تمام لوگوں کو جن کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے، جن کی وجہ سے ان کی ملازمت متاثر ہوئی، کوٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے تھا، ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ ایک ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو جسٹس ہے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک، اس کو پھر نگری میں دھکیل دیا گیا۔ 6 سال تک وہ بندہ انصاف کے لیے بھاگتا رہا، 6 سال بعد بھی پارشل انصاف ملا۔ کہا جانا چاہیے تھا، ایک واضح ٹرینڈ سیٹ، پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان میں انصاف ہوتا ہے، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا تدارک ہوتا ہے، لیکن تدارک نہیں ہوا۔ صرف پینشن اور مراعات ملنے سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو انصاف نہیں مل سکتا۔ اس لیے میری انصاف کے اداروں میں بیٹھے تمام لوگوں سے گزارش ہے، جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، کوئی پریسیڈنٹ ایسے سیٹ کیجئے جو واقعی ہمارے لیے مشعل راہ ہوں۔ خبریں کافی زیادہ ہیں، اگلی خبر کی جانب آتے ہیں۔ پاکستان نے پھر ایک فیصلہ کیا ہے کہ 8 لاکھ افغان لوگوں کو جن کے پاس اجازت نامہ موجود ہے بھی، ان کے اجازت نامے منسوخ کر کے ان کو افغانستان واپس بھیجا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے پچھلے سال 5 لاکھ افغان مہاجرین کو بھیجا گیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان حکومت کو پیغام دینا ہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو ان مہاجرین کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر یعنی 5 لاکھ پہلے پہنچ چکے، 8 لاکھ لوگ اب جب جائیں گے، مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، بے روزگاری کا طوفان آئے گا اور سسٹم ان 13 لاکھ لوگوں کو قبول نہیں کر پائے گا۔ وہاں پہلے ہی حالات بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن جب 8 لاکھ لوگ اور وہاں مہاجرین کی شکل میں بے سر و سامانی میں چلے جائیں گے تو پھر حالات اور زیادہ دگرگوں ہوں گے۔ طالبان حکومت کو چاہیے، افغان حکومت کو چاہیے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مثبت انداز میں لے کے چلے، اور میں اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی بات کر چکا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے اچھے تعلقات اس خطے کے امن کے ضامن ہیں۔ اگر ان 2 بارڈرز پہ امن اور آشتی نہیں ہوگی تو پھر یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اس خطے میں کبھی امن نہیں آ سکے گا۔ افغانستان کو چاہیے جو لوگ ان کی سرزمین استعمال کر کے دہشت گردی کر رہے ہیں ان کا قلقمہ کیا جائے، ان کو خود سکولڈ کیا جائے، ان کی خود سرزنش کی جائے، اپنی زمین سے بھگایا جائے۔ اگر ان کے دسترس میں نہیں ہے پھر پاکستان کو اجازت دی جائے کہ وہ کارروائی کرے اور پاکستان کے حوالے ان تمام دہشت گردوں کو کیا جائے جو دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ اگلی خبر پھر پاکستان کی جانب آئیں گے، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ریوائول ہونے جا رہا ہے۔ شاید بہت جسٹس سردار اعجاز نے بڑا زبردست نکتہ اٹھایا، جیل سپرنٹینڈنٹ، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے سوال کیا کہ آپ آن لائن ملاقات کیوں نہیں کروا دیتے؟ تو انہوں نے کہا جی نمبر 1 تو میکانزم نہیں ہے، نمبر 2 قانوناً اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جسٹس سردار اعجاز نے بڑا زبردست نکتہ اٹھایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تو ٹی وی پہ آن لائن ملاقاتیں کوٹ لکھپت جیل میں دکھا چکی ہیں، لوگوں کے سامنے لا چکی ہیں اور وزٹ کر چکی ہیں اور بتا چکی ہیں کہ یہ ایشیا کی پہلی جیل ہے جس میں ان کے لوگوں کے ساتھ آن لائن ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں۔ دیٹ از مور دین فیبولس۔ اچھا، اب مریم نواز نے
जज्बाती होके ये फैसला तो कर दिया, अच्छी बात है। तमाम कैदियों को ये इजाजत होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का दौर है, अपने लोगों से बातचीत कर सकें, अपने दुख दुलद्दर बांट सकें। बट मरियम नवाज को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि इसका फायदा बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को होने वाला है, शाह महमूद कुरैशी को होने वाला है, परवेज इलाही को होने वाला है। और अगर ऑनलाइन मुलाकातों का की इजाजत मिल जाती है, जो कि लग रहा है बड़े सख्त रिमार्क्स से कि अगर 200 ब्यूरोक्रेट्स जहां से हुक्म आता है मानना छोड़ दें तो चीजें स्मूथ हो सकती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम भी यहां बैठे ड्रामा कर रहे हैं। अगर ये वाकई इंसाफ पे मबनी फैसला हो जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिवाइवल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले इमरान खान की एक आवाज पे बेहतरीन रद्द अमल देते हैं। और वो तो अपने कप्तान की आवाज को सुन के, ऑर्डर को सुन के उसको अमली जामा पहनाना चाहते हैं। और जब इमरान खान की आवाज जाहिर है वहां से ऑनलाइन मुलाकात शुरू होगी, इधर से रिकॉर्डिंग होगी, और वो रिकॉर्डिंग्स जब सबके पास पहुंचेंगी तो फिर चीजें किसी और तरफ जाने वाली हैं। और फिर वो बंदा जिसने जेल में बैठ के तमाम लोगों को नथ डाली हुई है, मतलब जो बाहर हैं वो हुकूमत अपनी नहीं कर रहे, जो अंदर है वो हुकूमत को चला रहा है। तो अगर ऑनलाइन मुलाकातों का सिलसिला जारी हो जाता है, सिलसिला शुरू हो जाता है, तो फिर चीजें और तरफ जाने वाली हैं। अच्छा जी, उसके बाद बलूचिस्तान में अभी तक काबीना नहीं बन सकी। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? मतलब एक ऐसा सूबा जहां दहशत गर्दी अपनी पूरी शद्दोमत के साथ जारी है। अभी रिसेंटली गवादर पे हमला हुआ, वो तो हमारे पाक फौज को सलाम कि 8 दहशत गर्दों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हमारे जवान भी शहीद होते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल होती है सिचुएशन को टैकल करने में। इस वक्त काबीना बलूचिस्तान में असल में मसला पता क्या है, वहां कबायली सियासत है सारी। अगर एक कबीले को वजारत नहीं मिलती तो दूसरा कबीला कहता है कि मेरे मुखालिफ को वजारत ना मिले, अगर मुझे नहीं मिली तो उसे भी नहीं मिलनी चाहिए। जहां बलूचिस्तान में कबायली सियासत है, दूसरी जानिब कोalition की सारी गवर्नमेंट है, उसमें अब सदर आसफ अली जरदारी को किरदार अदा करना होगा कि सदर आसफ अली जरदारी आए मैदान में और नेगोशिएशन करवा के काबीना फौरन तश्कील दी जानी चाहिए, फौरी तौर पे अपने काम करने चाहिए। और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर है इसका कला कमा होना चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़मान में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।